जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा सा तबीयत डाउन है तो बहुत ज़ोर से तो नहीं बोल पाऊँगा। देखिए, आज हम लोग सेट नंबर 20वां डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस का। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें आज सेट नंबर 20 हम लोग देखेंगे। और आज का सेशन ना बिल्कुल मिक्स रहेगा, हर एक टाइप का सवाल जैसे पहले भी रहता था। हम आपको हर तरीके का सवाल सेट में देते आ रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप हर तरीके का सवाल से खेल जाओ, कोई भी पहलू छूटे ना, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, बस सिलेबस में रहना चाहिए। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ सिलेबस में नहीं रहता है वहाँ से भी सवाल आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो उस टाइप का सेट भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल कोशिश यही है कि सिलेबस में जितनी सारी चीज़ें हैं या आगे आने वाले समय में आएंगी, हर तरीका का सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं ना, जो लोग सेट नंबर 20 देख रहे हैं अभी से, तो भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करें। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या किसी भी तरीका का कंटेंट है, चाहे वो अभिषेक सर का साइंस का हो, चाहे वो उनका झारखंड का हो, हर तरीका का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। आप वहाँ से जाके चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, और एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सिर्फ एक स्टूडेंट का कमेंट आया था जब 19 नंबर वीडियो सेट नंबर 19 जब प्रीमियर हो रहा था, या 19 या 18 में, कि भाई सर आप ना प्रैक्टिस सेशन बंद कर दीजिए, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब उसमें हम लोग सर क्या कर सकते हैं? जो नीति गलत है उसके विरोध में खड़े हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग उसके साथ में नहीं, जो गलत है वो गलत है। 60-40 गलत है तो गलत है, और ये गलत नहीं, बहुत गलत है। ठीक है, तो इसके विरोध में खड़े हम भी हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वैकेंसी भी इसी बीच में आ रहा है, तो आदमी करे तो क्या करे? सरकार लोगों को कहीं का नहीं छोड़ रही है। ठीक है, खैर देखते हैं। अभी आपका उत्पाद सिपाही का भी आ गया है, तो अब देखिए ध्यान से। और कुछ इन्फॉर्मेशन होता है आप लोग के लिए हमेशा। ये हमारा ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, और इस पे जो मैथ की कोर्स चल रही है 299 की है। अगर आप मैथ का कोर्स में इनरोल होते हो, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप इनरोल होते हो, तो इसके साथ आपको ना मैथ की टेस्ट सीरीज 15 सेट का कंप्लीट फ्री मिल जाता है। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो सिर्फ 75 रुपया में। अभिषेक सर का धांसू फाड़ू एकदम ज़बरदस्त जनरल साइंस, देखिए इनका जनरल साइंस मात्र 499 का है। ठीक है, मात्र 499 का है, कंप्लीट साइंस। ठीक है, कंप्लीट साइंस, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के नहीं, कंप्लीट साइंस यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग 199 का है, 199 का है ओनली। ठीक है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारा का सारा कोर्स जो है झारखंड के लिए ही आपका स्पेशली डिज़ाइंड है। और टोटल कोर्स बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, मैथ में आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट मिलेगा। अर्थमेटिक में अभी एवरेज चल रहा है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसके वजह से थोड़ा सा कोर्स रुका हुआ है, बट वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड स्पेशल ग्रुप है, यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है अभिषेक सर के द्वारा। अभिषेक सर आपको यहाँ पे आने वाला समय में कई तरीका का PDF भी दे सकते हैं। ठीक है, कई तरीका से इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेट नंबर 20 में। देखिएगा, एक एक सवाल को ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को थोड़ा फैलाओ यार, वीडियो को थोड़ा फैलाओ, थोड़ा सा रीच बढ़ाओ, तब हम लोग बेहतर से बेहतर सर्विस देने में आपको ना मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि 100-150 लोग देख रहे हैं, मज़ा नहीं आता। थोड़ा फैलाओ, रीच बढ़ाओ। अगर 200 लोग वीडियो को देखते हैं ना भाई, अगर 200 लोग वीडियो को देखते हैं और ये 200 में से 200 लोग अगर शेयर मार दे, भाई शेयर मारने में होता क्या है,
आप जितना भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं सबके साथ शेयर मार दीजिए, तो शायद हमारा वीडियो का रीच, हमारी जो चैनल है फोकस स्टडी विद अभी, इसका रीच बढ़ जाएगा, ठीक है। और रीच बढ़ेगा तो फ़ायदा आप ही लोग को होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोगों के पास सपोर्ट आएगा हम लोग और बेहतर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल कहता है कि यदि 15 गुना 14 गुना 13 गुना डैश 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 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 15 से लेके 1 तक को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? 3 का पावर m गुना n है। जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है तो m का अधिकतम मान क्या है? m का आपसे वैल्यू पूछा है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, और बहुत बढ़िया और बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ ये सवाल है, ठीक है। बता देंगे तो आप लोग बोलेंगे सर कि इसका ज़रूरत क्या था? नहीं, ज़रूरत है, सवाल बिल्कुल रिलेवेंट है, ठीक है। तो हर तरीका का सवाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मतलब 15 से लेकर 1 तक का अगर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो जो हमें मल्टीप्लाई मिलेगा वो 3 का पावर m गुना n के बराबर होगा। अब आप जरा इसको तोड़िए ध्यान से कि भाई अगर हम इसको लिख देते हैं एक बार, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना, खोल देते हैं एक बार, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही होगा। और ये बराबर होगा 3 का पावर m गुना n। अब देखिए इधर 3 के पावर में m है, अब हमें इधर देखना पड़ेगा कि 3 कहाँ कहाँ मिलेगा। तो भैया एक 3 मिलेगा 15 पे, तो 5 गुना 3, और फिर एक 3 मिलेगा आपको 12 पे, 4 गुना 3, फिर 2 ठो 3 मिलेगा 9 पे, ठीक है, फिर मिलेगा 6 पे, 2 तिहाई 6, और फिर मिलेगा एक 3 पे। तो फाइनली कितना 3 मिला? 1 2 3 4 5 6 ही ना मिला भाई। 15 पे 1 15 पे, एक 12 पे, और 9 पे 2, 6 पे 1 और एक 3 पे, ठीक है। तो 1 2 और 2 4 5 6, टोटल 6 3 मिला। तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 6 गुना में जितना बच जाएगा सबको एक साथ? बिल्कुल, बराबर 3 का पावर m गुना n। मतलब n वो नंबर है जो 3 के अलावा बाकी बचता है, जैसे कि 5 गुना 14 गुना 13 गुना 4 गुना 11 गुना 10 गुना 8 गुना 7, यहाँ से 2 बचता है, गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1। इसका मतलब 3 का m का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर था, एकदम लॉजिकल सवाल था नंबर सिस्टम का। देखिए सवाल देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। ट्रिगो का सबसे आसान सवाल है। कहता है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90 अपॉन कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 70 प्लस कोट स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करिए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? तो ये ऐसे बनेगा। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या मालूम होना चाहिए वो आपको लिख देते हैं। ये कंसेप्ट है, ये जानना जरूरी है, तभी ये आपका सवाल सोल्व हो पाएगा। अगर इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का वैल्यू 1 होता है, और आपको मालूम होना चाहिए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब कुछ भी नहीं बचा ये सवाल, अब ये सवाल बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा अगर ये वाला कंसेप्ट आपको मालूम है तो। अब a प्लस बी का वैल्यू जहाँ जहाँ 90 होगा वहाँ वहाँ 1 होते जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री को भिड़ाइए साइन स्क्वायर 80 डिग्री से, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और बी का सम 90 है, 80 और 10 90, मतलब इस पेयर का सम क्या होगा? 1 होगा। देखिए इधर लिखते हैं 1 होगा,
प्लस साइन स्क्वायर 20 को भिड़ाइए साइन स्क्वायर 70 से, तो साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 70 कितना देगा 1 देगा। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू और साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60 90 होता है, इसका भी वैल्यू 1 देगा। अब देखिए साइन 40 और साइन 50, साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 50, 40 और 50 90 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। मतलब ऊपर क्या आया 4 आया। एक चीज़ और बचा साइन स्क्वायर 90, ये अलग है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। मतलब ऊपर आया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 5 आया। सेम स्टोरी नीचे लगाना है। कोस स्क्वायर 20 को भिड़ाइए कोस स्क्वायर 70 से, तो 70 और 20 90 वैल्यू 1, ठीक है। कोस स्क्वायर 40 को भिड़ाइए कोस स्क्वायर 50 से, 40 और 50 90 वैल्यू 1, ठीक है। और कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। कितना बचा कि क्या आ गया, ऊपर आया 5 नीचे आया 3, 5/3 इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। सवाल देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, एग्जाम में आएगा तो आदमी 1 सेकेंड के लिए डर जाएगा कि ये है क्या, लेकिन जैसे ही ये कंसेप्ट उनको मालूम होगा आंसर मिल जाएगा। सवाल को देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, बेस रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कहता है कि संख्याओं 51 52 डैश 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 100 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर कहते किसको है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो संख्या खुद होता है। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ दो संख्याओं के पहाड़ा में आए, एक तो एक और एक के टेबल में सारा का सारा संख्या आता है, और दूसरा है कि वो संख्या खुद के टेबल में आए, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कितना प्राइम नंबर है। तो जी 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से 100 के बीच जो है 10 प्राइम नंबर है। यहाँ कहता है कि 51 से 100 के बीच में सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है। तो जैसे ही आप 50 से आगे बढ़ेंगे 51 52, तो जो पहला प्राइम नंबर मिलेगा वो मिलेगा 53, और 100 से पहले 100 तक में आपका सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 97। तो 53 गुना 97 का मल्टीप्लाई आपसे पूछा है कि इनका गुना क्या होगा। तो सर इनका गुना क्या होगा, 7 या 21 लास्ट में 1 आएगा, तो ये दोनों 0 0 वाला होगा नहीं, या तो ये होगा। अब कहेंगे सर कौन सा होगा, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो जी नहीं। समझिए ध्यान से, ऑप्शन दूर दूर दिया गया है। तो अगर हम 97 को 100 मान लेते हैं ना, तो इसका गुना 5300 होता। तो हम 3 ज़्यादा माने हैं, मतलब जो आंसर होगा वो 5300 से कम होगा, और लास्ट में 1 चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है 5141। 53 और 97 का गुना होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 51 के बाद पहला, और 100 से पहले सबसे बड़ा 97। तो इन बहुत ही बेसिक सवाल है ये, ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है। सवाल को देखिए, कहता है कि सरल कीजिए, सरल करना है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में बिल्कुल टफ सवाल आ जाए या बिल्कुल आसान आ जाए। हो सकता है मुश्किल आए, हो सकता है आसान आए, हो सकता है मिला के आए। हर तरीके का सेट इसीलिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। एक लड़का का कमेंट आया था कि आप है एकदम आसान सवाल करवाइए मत, एकदम मुश्किल सवाल लाइए। तो अगर हम आपको कैट लेवल का प्रैक्टिस करवा भी दे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो बिल्कुल नहीं होगा। आपको भी मेहनत करना होगा थोड़ा सा, इसीलिए हम आपको मिक्स दे रहे हैं, किसी में आसान किसी में मुश्किल। तो हर तरीके का प्रैक्टिस से खेलना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो भैया इसको सिंपलीफाई करना है, कैसे होगा। और भाई आप थोड़ा सेशन को शेयर मारते चलिए हमेशा, ये आप लोगों के तरफ से हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए तो भैया इसको
सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर दो। तो सबसे पहले इसको 2 से 4 को निपटा दो 2 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² और यहाँ पे आ जाएगा 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूना 6 और यहाँ आ जाएगा आपका 2x² प्लस 15 में 12 गया तो 3 यही आएगा। और यहाँ से -6 में प्लस 3 जाएगा तो -3। तो -3 -3 होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 2x² और प्लस में 9x और फिर प्लस में 9x चाहिए तो ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल था। ये सवाल देखिए, कहता है कि 12 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाले घनों की न्यूनतम संभव संख्या क्या है। देखिए कितना घन बनेगा अगर ये जो हमारा घनाभ है, क्यूबाइड है, इसको काटने के बाद कितना घन बनेगा, ये तभी मालूम चलेगा जब हमें बनने वाले घन का भुजा मालूम होगा। और जब तक भुजा मालूम नहीं होगा तब तक कितना घन बनेगा ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो वो भुजा मालूम कैसे होगा, क्या बोला है कि न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात करिए। न्यूनतम संभव संख्या की न्यूनतम कितना घन बनेगा। देखो भाई, अगर हमें घन का एक भुजा मालूम होता, घन का हर एक भुजा बराबर होता है, तो हम इस घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग लगा देते तो घनों का संख्या कितना क्यूब बनता वो निकल के आ जाता। तो भाई मेरे घन का अगर भुजा मालूम चले तब ना। और कहता है न्यूनतम संभव संख्या, इसका मतलब ये है कि जो आपका घनाभ का साइड दिया हुआ है 12, 24 और 30, अगर हम इसका HCF देखें तो भैया इसका HCF 6 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होता है। मतलब जो घनाभ बनेगा ना उसका प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का होगा। अब प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का होगा तो इस घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग लगा देंगे तो घनों की संख्या क्यूब का जो नंबर्स होगा वो निकल के आ जाएगा। तो भाई इसका क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 12 गुना 24 गुना 30। देखिए सेंटीमीटर से ऊपर नीचे कट जाएगा और एक घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब 6 गुना 6 गुना 6। देखिए 6 से निपटा देंगे, 2 बार में 6 से काट देंगे, 4 बार में 6 से काट देंगे, 5 बार में 4 दूना 8 और 8 बचे 40 घन बनेगा न्यूनतम। अब देखिए अगर यही चीज़ हमसे पूछता यहाँ ना भाई कि अगर इसी टाइप के सवाल में वो डाटा बना के हमसे पूछता कि घनों का अधिकतम संख्या क्या होता, तब हम यहाँ पे इनका LCM लेते, लेकिन डाटा चेंज रहता। डाटा क्या रहता, चेंज रहता, कुछ और रहता, ठीक है। देखिए सवाल देखने में कठिन है लेकिन बहुत ही टेक्निकल सवाल है अलजेब्रा का। आप इस सवाल को देखेंगे तो दिया है कि 4x² माइनस 9y का स्क्वायर और होल स्क्वायर है, होल क्यूब है। 9y² माइनस 49z² का होल क्यूब है प्लस 49z² माइनस 4x² का होल क्यूब दिया है। नीचे 2x माइनस 3y का होल क्यूब है प्लस 3y माइनस 7z का होल क्यूब है प्लस 7z माइनस 2x का होल क्यूब है और इसका मान ज्ञात करिए। और ये 4 तांडव वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, और 9y को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। और नीचे क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y माइनस 7z और 7z माइनस 2x। इनका ऊपर नीचे से रिलेशन है। आप कहेंगे सर ऊपर भी हम सबका ब्रैकेट खोल देंगे सबका क्यूब और नीचे भी हम सबका ब्रैकेट खोल देंगे सबका क्यूब। बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक को भी समझिए। देखिए आपको समझाते, क्या आपको ये चीज़ मालूम है अलजेब्रा में कि अगर a प्लस b प्लस c का वैल्यू अगर 0 है तो
हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ठीक है, अब जरा इसको गौर से देखिए, अगर हम ये हमारा ए वाला पोर्शन है, ये हमारा बी वाला है और ये हमारा सी वाला है, अगर इनका सम 0 है तो हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में तो है, बराबर हम लिख सकते हैं 3abc। ठीक है, तो जरा इनको जोड़िए, तो 4 जब सबको जोड़ेंगे तो अब ध्यान से देखिए, 4x स्क्वायर से कट जाएगा, 9y स्क्वायर से कट जाएगा और 49z स्क्वायर से कट जाएगा, मतलब 0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3abc। ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 3abc। 3abc कहने का मतलब ये है मेरे भाई, 3abc कहने का मतलब ये है कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर इंटू 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे का भी कंडीशन देखिए, तो अगर ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में है और ये कंडीशन फॉलो करता है, देखिए बहुत बढ़िया से सवाल को बनाया है, ठीक है, एग्जामिनर ने, और ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम नीचे भी सेम अप्रोच लगा सकते हैं। जरा जोड़िए, तो 2x से 2x आपका कट जाएगा, 3y से 3y और 7z से 7, मतलब ऊपर नीचे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब नीचे हमारा क्या बच जाएगा, 3abc। देखिए 3abc ऊपर भी 3abc नीचे भी, हालांकि ऊपर नीचे abc की वैल्यू अभी अलग अलग है। ठीक है, तो भैया 3 से 3 तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, बचा कहानी abc का। अगर आप ऊपर गौर से देखेंगे तो हर जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऊपर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, जो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हम ऊपर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे 3abc, तो 3 से 3 ऊपर कट गया, तो 2x माइनस 3y इंटू 2x इंटू 3y माइनस 7z इंटू 7z माइनस 2x, यही हम लिख सकते हैं। नीचे ये 7z है, ठीक है, बराबर। फिर इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, 3y, ये मेरा हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, समझ लीजिए, माइनस 7z का होल स्क्वायर। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3y माइनस 7z इंटू 3y प्लस 7z, ठीक है, 7z। और सिमिलरली उसको भी लिख सकते हैं। अब आप इसी में देखिए कि 2x माइनस 3y वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है, तो और ये 7z माइनस 2x इससे मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा प्लस वाला पार्ट बच जाएगा, मतलब मेरा बच जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 3y प्लस 7z, प्लस वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कंसेप्ट को जानना होगा। ठीक है, देखिए ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। ठीक है, कहता है कि निम्न में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है, चारों में से 3 गुण है, 1 गुण नहीं है। तो भाई सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद रहेगा तब ना, कि 2 सिमिलर ट्रायंगल के बीच कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये याद रहेगा तभी तो बनेगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। एकदम सीधा सा सवाल है।
जवाब है। कहता है कि ए नंबर संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होता है। ये बिल्कुल सही है। आप मेरा ज्योमेट्री वाला सेक्शन देख लीजिएगा, एक एक चीज़ डिटेल से बताए हैं, ठीक है। कहता है कि किन्हीं दो कोण का अनुपात बराबर किन्हीं दो माध्यिकाओं का अनुपात होता है। यही गलत बात है। कोई भी दो कोण नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर यहाँ पे लिखता संगत कोण और संगत माध्यिका तब जाके सही होता। भाई कोई भी दो कोण हम नहीं ले सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे देखिए यही चीज़ लिखा है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं का अनुपात। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही होगा जो उनके कोरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो होगा। तो ये भी सही बात है। संगत भुजाओं का अनुपात कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ट्रायंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग परिमाप का पेरीमीटर का। तो ये भी सही है। तो ये बी नंबर जो है गलत है। अगर यहाँ पे दोनों साइड अगर ये चीज़ कोरेस्पॉन्डिंग लगा देता तो ये सही हो जाता है, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है सवाल कि शर्मा गुप्ता और सिन्हा किसी व्यवसाय में 4000, 8000 और 6000 निवेश करते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद शर्मा जी जो हैं व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ हो तो गुप्ता का हिस्सा कितना है? तो भैया इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? 4000, 8000 और 6000 का, ठीक है जी। और शर्मा जी जो है, शर्मा जी का पैसा 6 महीने तक ही रहा है और टोटल जो धंधा चला है वो 8 महीने चला है। इसका मतलब ये है गुप्ता और सिन्हा का पैसा पूरा 8 महीना रहा है और शर्मा का पैसा 6 महीने ही रहा है। तो अगर ध्यान से देखो भाई, तो सबसे पहले मेरे दोस्त इनसे 3 जीरो गायब कर दो, ठीक है। अब प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। कितना पैसा लगाए, कितने समय के लिए लगाए, इनका रेशियो, इसी रेशियो में लाभ को बांटा जाता है, ठीक है। तो शर्मा जी का पैसा रहा 4, 3 जीरो हटा दिए, गुना 6 के लिए अनुपात। गुप्ता जी का पैसा रहा 8 गुना 8 के लिए और सिन्हा जी का पैसा रहा 6 गुना 8 के लिए। अब जरा इनको प्यार से कटम कुटाई कर दीजिए। चाहते तो यहीं से काट के एक ही बार फाइनल रेशियो लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हो सके समझ में ना आता। तो भाई 4 से तो एक बार सब जाएगा। देखो तो 4 कम 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। अब यहाँ हो गया 6, 8 दूना 16 और 6 दूना 12। तो 16, 12, 6, 2 से निपटा देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, 3, 8 और 6 बचा। इनका लाभ का अनुपात 3, 8 और 6 है। इसी अनुपात में बांटेंगे। 3 लाभ होगा शर्मा का, 8 लाभ होगा गुप्ता का और 6 लाभ होगा सिन्हा का, ठीक है। अब कहता है कि गुप्ता का हिस्सा कितना है। गुप्ता का हिस्सा कितना है भाई? तो गुप्ता को हिस्सा जो है 6, गुप्ता का दूसरा 8 यूनिट हिस्सा मिलेगा गुप्ता को। कितना में? 3, 8 और 6, 8 3 11 और 6 17 में। और 17 का वैल्यू क्या दिया है? 34,000। अगर 17 अनुपात का वैल्यू 34,000 है तो क्या आप समझ नहीं गए कि 1 का वैल्यू 2000 होगा? 17 दूना 34, 2000 होगा। तो 8 का वैल्यू 8 दूना 16,000 रुपया होगा। मतलब गुप्ता का जो प्रॉफिट होगा वो 16,000 रुपया। अगर हमसे शर्मा का पूछता तो शर्मा का प्रॉफिट होता 6,000 रुपया। अगर हमसे सिन्हा का पूछता तो सिन्हा का प्रॉफिट होता 12,000 रुपया। जोड़ लीजिए 16,000, 12,000, 28,000 और 6,000, 34,000 रुपया बट गया, ठीक है। ऐसा वाला सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, फिर भी ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर लैंग्वेज थोड़ा घुमा दे तो ये सवाल कंफ्यूजिंग हो जाता है। कहता है कि एक दुकानदार ₹5 प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, ठीक है। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, ठीक है। उसने शेष अंडे ₹6 प्रति अंडे के भाव से बेच दिए, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक बात बताइए, ₹5 पर अंडा के दर से 12 दर्जन
अंडा खरीदा। तो 12 दर्जन में कितना अंडा आया? 144 अंडा। तो इसका टोटल खर्च कितना गया? 144 गुना 5 बराबर 0, 4 पचे 20 का 0, 4 पचे 20 और 2 22 और 5 और 2 7, 720 रुपया खर्चा लगा। अब भैया 12 अंडा टूट गया, मतलब 1 दर्जन टूट गया। 144 में से 12 अंडा टूट गया, कितना अंडा बचा? 12 टूट गया तो 144 में 2 3 132 अंडा बच गया, ठीक है। और 132 अंडा में से प्रत्येक को 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया। कितना पैसा हुआ? देखिए तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 कम 6 और 1 7, 792 रुपया कमाया। कितना लगाया? 720। कितना कमाया? 792। कितना ज़्यादा कमाया? तो भैया आपका कमाया 2,7, 72 रुपया ज़्यादा कमाया। 72 रुपया का उसको फ़ायदा हुआ। 72 रुपया में 72 का फ़ायदा हुआ। हमसे पूछा है प्रतिशत में, तो मेरा लागत कितना था? 720 रुपया। 720 रुपया लगाएं तो हम 720 रुपया वापस भी पाएँ, प्लस 72 रुपया का फ़ायदा भी हुआ। तो बस यही आपको बता देना है कि 72 720 का कितना प्रतिशत है। तो भाई सीधा सीधी दिख रहा है 10% है। कितना? 10% है, ठीक है। वैसे भी आप ऐसे अगर देख सकते थे, भले ये तरीका थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं है कि हम कोई चीज़ 5 में खरीदें और 6 में बेचें, तो भाई यहाँ भी तो 10% का प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ भी तो 10% का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ 12 अंडा ना टूटा होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता। प्रॉफिट क्या होता? बढ़ जाता, ठीक है। 12 रुपया और प्रॉफिट मेरा बढ़ जाता। देखिए सवाल को कहता है कि एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हुए वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो एक गोला था, उसका रेडियस r था, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होगा। अब उसका रेडियस r+2 हो गया, तो उसका जो सरफेस एरिया था वो बढ़ गया पहले वाले से 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो बड़ा वाला गोला का टोटल सरफेस एरिया है उसमें से घटा देंगे छोटा वाला गोला का टोटल सरफेस एरिया जो पहले था उसमें से, तब 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिलेगा। मतलब दोनों गोला का टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। तो देखिए पहले गोला का रेडियस r था और अब गोला का रेडियस r+2 है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला रेडियस है ना, इस बड़ा वाला गोला के रेडियस में, इस बड़ा वाला गोला के टोटल सरफेस एरिया में छोटा वाला गोला के टोटल सरफेस एरिया को घटाएंगे तब जाके 704 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अब गोला का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। मतलब दोनों में 4π हमें कॉमन मिल रहा है। अंदर मेरा बच जाएगा r+2 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक ही बार में समेट के चीज़ों को लिखेंगे 4πr²। तो 4 और पाई का वैल्यू 22/7। अंदर मेरा बच जाएगा r+r का स्क्वायर, मतलब r² प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4r और माइनस में r का स्क्वायर, यही बच जाएगा और बराबर मिलेगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए -r² प्लस r² हमारा उड़ जाएगा। 22 से इसको काट देते हैं, 22 तिया 66 और 22 दूना 44, ठीक है भाई। कट गया 22 से, 22 तिया 66, 4 22 दूना 44, ठीक है। अब ये 2 से 4 से कट गया, 4 8 32 और 8 7 56 और 4 प्लस r, तो 56 में 4 गया तो बचा 52। 4r बराबर 52, तो r बराबर मेरा बचा 13। मतलब जो ओरिजिनल गोला था उसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है और जो नया वाला गोला बना उसका रेडियस 13 और 4 17 सेंटीमीटर है। तो पुराना वाला गोला का रेडियस 13 और नया वाला का 17, ठीक है। तो हमसे पूछा है इसमें पहले वाला गोला,
तो 13 सेंटीमीटर। इसी तरीक़ा से इसको ना कैलकुलेशन को समेटने का कोशिश करिएगा, और ये तभी होगा जब आप बहुत सारा कैलकुलेशन को दिमाग में। देखिए सवाल आपका कहता है कि यदि ए किस वस्तु को 384 में खरीदता है, 384 में खरीदता है और 576 में बेचता है, बी दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदता है और 1672 में बेचता है, 1254 में खरीदा और 1672 में बेचा, तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो आपसे पूछा है। तो यहाँ ए जो है 384 में खरीदा और 576 में बेचा, इस पर इसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, और बी 1254 में खरीद के 1672 में बेचा, तो इस ट्रांजैक्शन में बी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, दोनों का रेशियो निकाल देना है। सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले ए का प्रतिशत लाभ देखते हैं, उसके बाद फिर बी का देखेंगे। तो भाई डाटा सही है ना? हाँ ठीक है। 384 में खरीदा, 576 में बेचा, ठीक, और 1254 में खरीदा और 1672 में बेचा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ए को कितना रुपया का लाभ हुआ, तो ए को कितना रुपया का लाभ हुआ, 576 में बेचा, 384 में खरीदा था, तो यहाँ से 16 और 76 92, 192 रुपया का लाभ हुआ ए को। तो ए का लाभ प्रतिशत कितना हुआ भाई, 192 का लाभ हुआ कितना में, 384 में। देखिए लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिफाइन किया जाता है, और प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, इसके ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो वो दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं। उसके बाद देखिए बी का, देखिए बी का 1254 में खरीदा और 1672 में बेचा, तो 1600 से 1200 का अंतर है 400, ठीक है, 400, और 72 में 54 गया, तो भैया आपका बच गया 54, 6, 16 और 2 18। डाटा सही है ना? हाँ ठीक है, 18। मतलब इसको 418 रुपया का फ़ायदा हुआ, ठीक है, 418 का फ़ायदा हुआ, 418 का फ़ायदा हुआ कितना में, 1254 में, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, इनका रेशियो क्या होगा भाई? सिंपल नहीं है, कटम कुटाई कर दीजिए। देखिए ये 192, तो इसको 2 बार में निपटा देगा नहीं, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 कम 2 और 3, ये तो 2 बार में इसको उड़ा देगा, 2 बार में उड़ा देगा। 192 दूना 384, ठीक है। क्या ये 418 3 बार में निपटा देगा? 4 तिहाई 12 और 18 तिहाई 54, इसको भी 3 बार में निपटा देगा। मतलब इनका जो रेशियो हुआ 1/2 अनुपात 1/3, मतलब 3:2, और इसको हम लिख देंगे 3/2, इनके लाभ का अनुपात हो गया। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। देखिए इसी तरीक़ा से आपको एग्जाम में कंसाइज करके लिखना होगा, तब जाके आपका टाइम बचेगा, आप टाइम को बचा पाएंगे। तो ये चीज़ कैसे होगा मालूम? प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस में इन चीज़ों को अप्लाई करना होगा, नहीं तो जिस तरीक़ा से अभी आप प्रैक्टिस करते रह जाएंगे ना, उसी तरीक़ा से आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए अगर 20 क्वेश्चन आता है ना भाई, तो 20 क्वेश्चन का मतलब है 20 क्वेश्चन 60 नंबर एकदम श्योर शॉर्ट अगर आपको उठाना है ना, तो मेहनत करना होगा। और वो 60 नंबर भाई देखो, सब लोग मैथ पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसको बहुत लोग हल्के में ले रहा है। आपको नंबर चुराना होगा, कहाँ से? मैथ से, रीजनिंग से, कंप्यूटर से, साइंस से, झारखंड के पेपर से, तब जाके आपका जमा होगा। जीके जीएस से। ऐसा नहीं कि परीक्षा से पहले सोच लिए मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, कंप्यूटर कर लेंगे, तब तो भैया हो गया आपका रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया पहले ही, सोचने की आवश्यकता नहीं। देखिए बहुत ही फेमस सवाल है ये सीआई का, ठीक है। कहता है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि
कोई धनराशि ई है, कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, 10 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। तो समान ब्याज दर पर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वही धनराशि कितना टाइम में 16 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है। तो भैया ये जो है 10 वर्ष में, 10 ईयर में हो गया आपका 2 गुना, तो कितना साल में ये हो जाएगा 16 गुना। 16 गुना, क्या हम 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और कितना साल में, तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि ये जो आपका पावर है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 चौके 40 साल में ये 16 गुना हो जाएगा। एकदम सीधा सीधा इसका आंसर इसी तरीके से दिया जाता है। देखिए कहता है कि यदि ए और बी इक्वेशन x² - 7x + 12 = 0 के मूल हैं, रूट्स हैं, तो AQ + BQ / A² + B² + C² का मान क्या होगा। मतलब ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसको जब तोड़ेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, वही A और B का 2 वैल्यू होगा। तो जब इसको तोड़ेंगे ना भाई, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तोड़ना आना चाहिए। A² है, x² - 7x + 12 को जब तोड़ेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा। देखिए 12x² और 4 और 3 7, मतलब एक 3 होगा और एक 4 होगा। x का 2 वैल्यू होगा, एक 3 होगा और एक 4 होगा। इसका मतलब किसी को भी a का मान ले और किसी को भी b का मान ले, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है और a और b के बीच में कोई भी कंडीशन नहीं दिया है। अगर ये चीज़ बोल देता कि a बड़ा है b से, तो 4 को a मानना होगा और 3 को b मानना होगा, और तब यहाँ अगर माइनस माइनस का साइन रहता तो कंडीशन थोड़ा चेंज होता। सब जगह प्लस प्लस है और x का भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आता है इस केस में, माइनस वाला केस में। तो भैया a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, आप किसी को भी a और b मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तोड़ना आना चाहिए। देखिए जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। देखिए 4x गुना 3x, 12x² और -4x - 3x जोड़ेंगे तो -7x। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा x - 4, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, यहाँ भी आएगा x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से x - 4 को जैसे ही कॉमन लेंगे बच जाएगा x - 3 बराबर 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो भैया x का 2 वैल्यू आएगा, एक 4 आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है। किसी को a मान लो, किसी को b मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम 4 को a मान लिए, 3 को b मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 + 3 का क्यूब 27 अपॉन a² 4 का स्क्वायर 16, b² 3 का स्क्वायर 9 + 1, 27 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91/25 और 1 26, 91/26। तो भैया 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ना इतना काम नहीं करना है मेरे भाई, इस काम से आपको बचना है। आपको यहीं से तोड़ देना है कि x² - 7x + 12 बराबर 0 है, ये बराबर 0 है। तो भैया ये 4 तिहाई 12 -4 -3 बराबर 7, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, एक 4 और एक 3, और दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो किसी को a किसी को b मान के आप आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। बहुत ही सिंपल सवाल है। वर्ग का प्रत्येक भुजा, स्क्वायर का ईच साइड वही है जो सर्कल का रेडियस है। तो अगर हम सर्कल का रेडियस निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा और हम आंसर कर देंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर जानने के लिए हमें सर्कल का रेडियस चाहिए, जो कहाँ से आएगा, तो इसका जो सरकमफेरेंस परिधि दिया हुआ है वहाँ से आएगा। अब देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr।
तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रख दो गुना r बराबर 88/7 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई 7 से 7 निपटा दो और 22 दूना 44, 44 दूना 88, रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है इसका मतलब वर्ग का प्रत्येक भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, और वर्ग का प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप जो है 2 चौके 8 सेंटीमीटर होगा। आखिरी के 2 सवाल देखिए। तबीयत थोड़ा सा डाउन है, हम आपको शुरुआत में ही बताएं। तो कहता है कि यदि tan थीटा का वैल्यू 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो ये सवाल और ये जो आखिरी वाला सवाल है ना, ये आपको सोल्व करना है। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। √729 प्लस √1681 प्लस √576 माइनस √1849 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। आंसर को कमेंट करिए। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी। देखिए आप tan थीटा को क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगा के tan थीटा जो है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो बनाता है, तो आप यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, लेकिन उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें रेशियो मेथड लगा दीजिए। तो tan थीटा इक्वल टू हम सीधा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 4/1, मतलब sin का वैल्यू 4 लेंगे और cos का वैल्यू 1 लेंगे, कहानी ख़त्म। तो 4 cos थीटा मतलब 4 गुने 1 प्लस 2 sin थीटा मतलब 2 गुना 4 बटा 2 sin थीटा मतलब 2 गुना 4 माइनस cos थीटा मतलब 1। ध्यान दीजिए 4 दूना 8 और 4 12 बट्टा 4 दूना 8 7, 12/7, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये जो सेकंड वाला सवाल है इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और एक बात समझ लीजिए, सुन लीजिए कान खोल के कि देखिए हम लोगों को इस चैनल के लिए ना सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक देखिए, लेकिन हमें दिल से सपोर्ट करिए अगर आपको फ़ायदा होता है तो। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आता है, नहीं तो ये 20वां सेट है, हो सकता है आगे से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट देखने को ना मिले। देखिए भाई, यहाँ आपको सीधा सीधा समझना होगा कि कोई भी काम जो है ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे मेहनत लगता है, खर्चा लगता है, समय लगता है, और इसके बदले में हम लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट मांग रहे हैं कि थोड़ा इस वीडियो को फैलाओ, थोड़ा इस चैनल को फैलाओ, थोड़ा दोस्तों यारों के बीच बांटो, शेयर मारो। ठीक है, जैसे व्हाट्सअप पे जोक शेयर मारते हो, फेसबुक पे लाइक मारते हो, इंस्टा पे मारते हो, वैसे ही थोड़ा ये इस चैनल को फैलाओ कि इस चैनल पे झारखंड के लिए, रेलवे के लिए बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट, और सिर्फ कंटेंट दिया जा रहा है, वो भी या तो कम से कम पैसा में या तो बिना पैसा का। तो थोड़ी हमारी रीच बढ़ेगी और हम आपके लिए बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 21वीं वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।